स्वागत है कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका। चलिए अब फिरोज़ जी से बातचीत शुरू करते हैं। फिरोज़, गुड आफ्टरनून। कार्यक्रम में स्वागत है आपका। फिरोज़, सिंस लास्ट टाइम जब मेरी आपसे चर्चा हो रही थी तो बहुत सारे टेक्निकल और डेरिवेटिव पैरामीटर्स को भी आपने बखान किया था और एफआईएस की प्लेसमेंट ये सडनली आई थिंक 25-600 के आसपास, 700 के आसपास जो सेलिंग आ रही है। एफआईएस जो कि इस सीरीज़ में फिर भी कम शॉट्स के साथ आए थे, कुछ कवर की थी उन्होंने टुवर्ड्स आई थिंक एंड ऑफ लास्ट सीरीज़, वो सडनली कैश की सेलिंग उनकी फिर विजिबल है, फिर इंडेक्स की प्लेसमेंट नेगेटिव होती हुई, और एक ऐसे समय में जब यूएस मार्केट काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। इंडियन मार्केट्स की आपको शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से प्लेसमेंट लग कैसी रही है? ये एक डिसेंट रिट्रेसमेंट है जिसको कैच करना चाहिए या फिर अभी थोड़ा अवॉइड करें? प्लेसमेंट पर आपका टेक इस वक्त। गुड आफ्टरनून वीरू सर। मेरे हिसाब से जैसे आपने कहा कि डेरिवेटिव इंडिकेटर्स काफी अच्छे लीड इंडिकेटर्स होते हैं मार्केट की शॉर्ट टर्म बैरोमीटर के आधार पे। बट अगर आज आप देखें, आज तो आई एम वेरी क्यूरियस बिकॉज डेरिवेटिव का सबसे अच्छा सर्कुलर जो मैनिपुलेशन को कर्व करने की चेष्टा रखता है वो उसका आज से लागू हुआ है, जहां पे हम डेरिवेटिव में ऑप्शंस मार्केट को नोशनल वैल्यू से डेल्टा वैल्यू में मूव कर रहे हैं, क्योंकि आज से वो लागू है। पॉइंट वन। पॉइंट टू, उसका ये मतलब है कि ऑप्शंस जो समझो कि अगर वीरेंद्र साहब, आप ये देखिए कि अगर 22,950 का सबसे नीचे वाला ऑप्शन है, पुट ऑप्शन है 10 जुलाई का, उसकी नोशनल वैल्यू भी 22,950 है। और अगर 25,000 का पुट ऑप्शन लेता हूँ तो ऑलमोस्ट एट द मनी है, उसकी भी नोशनल वैल्यू ऑलमोस्ट सिमिलर थी। अब उसको डेल्टा वैल्यू पे मूव कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स जो दूर वाले पुट हैं, जो नीचे वाले पुट हैं, उनकी उनकी जो क्षमता होती है, उनकी जो रिस्क होती है वो काफी कम होती है। वो 2 रुपए के होते हैं, अगर मार्केट 100 पॉइंट भी गिरेगी तो वो 2.25 रुपए के होंगे। तो डेल्टा इज नथिंग बट द रिलेशन टू द मार्केट मूवमेंट, उस पे मूव किया जा रहा है, विच आई थिंक इज अ वेरी वेरी गुड मूव। रेगुलेटर्स को थैंक यू बोलना चाहिए। पॉइंट वन। पॉइंट टू, अब क्योंकि ये इतना बड़ा बदलाव हो रहा है, इसको सेटल होने में 3-4 दिन लगेंगे, तो उसके पहले इफ आई एम गिविंग यू एनी इंडिकेशन, इट माइट बी इट विल बी लाइक जंपिंग द गन। सो दैट्स पॉइंट वन। पॉइंट टू, अगर दूसरे बैरोमीटर्स देखूं, जैसे आपने कहा लॉन्ग्स आज 38 की है, अगर हम 25,500 पे होते और 80 की लॉन्ग्स होती और 20 की शॉर्ट होती तो उसका तात्पर्य अलग निकलता है। बट 25,600 पे भी आज हमारी लॉन्ग पोजीशन सिर्फ 37-38 है, तो गिरावट की संभावना कम है फ्रॉम अ डेरिवेटिव इंडिकेशन स्टैंड पॉइंट। जो आज भी अगर जुलाई की आप फ्यूचर्स देख रहे हैं तो 95-97 रुपीज फ्रॉम 3 जुलाई विच इज टुमारोज एक्सपायरी से कोट कर रहा है। हर वीक की इंप्लाइड वैल्यू 5.5 के फॉरवर्ड पे, क्योंकि रेपो रेट 5.5 का है, तो फॉरवर्ड भी 5.5 अगर मैं मानूं तो 26 रुपए पर वीक की वैल्यू होनी चाहिए। तो 4 वीक की 26 रुपए पर वीक के हिसाब से 104 रुपए होते हैं, तो थोड़ा सा इंप्लाइड वैल्यू से कम कोट कर रहा है, तो दैट इज अ लिटिल नेगेटिव सेंटिमेंट। दैट्स पॉइंट टू। तो ये दो इंडिकेटर्स हैं, बट आई एम basically waiting for the biggest change today, which is in the Indian derivative history। पहला चेंज है, ये सबसे बड़ा चेंज है कि नोशनल वैल्यू से इंडियन ऑप्शन मार्केट डेल्टा वैल्यू पे लिमिट्स लगा रही है, ना कि नोशनल वैल्यू पे। ओके, हाय फिरोज़, गुड आफ्टरनून। श्रेया बात कर रही हूँ मैं। ओके, ओवरऑल मार्केट पे आपने बात की, लेकिन थोड़ा सेक्टर स्पेसिफिक क्वेश्चन करूँगा मैं आपसे। जून के ऑटो बिक्री आंकड़े आपने देखे, एक्सपेक्टेशन से नीचे आए हैं अभी तक जितने आंकड़े आए हैं, हालांकि कुछ चुनिंदा स्टॉक्स में खरीदारी होती हुई नजर आई। आप कैसे देख रहे हैं नंबर्स को और ऑटो स्पेस पे आपकी राय? श्रेया जी, मेरी ऑटो स्पेस पे राय काफी नेगेटिव थी, और बट आई थिंक वो नेगेटिव दौर भी थोड़ा सा खत्म हो गया है। लास्ट ईयर की टोटल अर्निंग्स उसकी डी ग्रो हुई है -2.6। लास्ट क्वार्टर की अगर मैं निफ्टी ऑटो इंडेक्स की बात करूं, उसमें कुल मिला के 15 स्टॉक्स है, उसकी अर्निंग्स लास्ट क्वार्टर में 22% नेगेटिव आई, तो दे एंडेड अप -2.6। ये जो ग्लोबल वॉर, जो टैरिफ्स कम होने थे, इंडिया की इंपोर्ट ड्यूटीज कम होनी थी, उससे काफी रिस्क था। बट आई थिंक ये इलॉन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप की जो फॉल आउट है, उसकी वजह से मुझे थोड़ी सांत्वना ऑटो सेक्टर में दिखती हुई आ रही है, बिकॉज द काइंड ऑफ एक्सपेक्टेशन जो टेस्ला इंडियन मार्केट को स्वीप करने वाला था, स्पेशली इन सम लोअर सेगमेंट्स और लिटिल मिड सेगमेंट्स, उसकी संभावना अब कम दिख रही है मुझे। सो आई थिंक ऑटो सेक्टर इज नॉट सो बेरिश एज मच एज आई वुड सम टाइम बैक। ओके, चलिए तो ऑटो पे आपका इतना नेगेटिव पर्सपेक्टिव नहीं है। फिरोज, एक दो बास्केट जो कि बहुत अच्छा कर रही हैं उसमें कमोडिटीज़ ने पिछले 2-3 दिन को अगर आप देखें तो डोमिनेट किया। लुक एट मेटल्स, केमिकल्स, इवन फ्यू केमिकल, लुक एट यूपीएल, पीआई इंडस्ट्रीज, एसआरएफ एट ऑल टाइम हाई।
आरती इंडस्ट्रीज में एक रिवर्सल है, कमोडिटीज में आपकी प्लेस, मतलब आपने अपने आप को कैसे प्लेस किया हुआ है, क्लाइंट से क्या आउटलुक शेयर किए गए हैं? वीरू सर, मेरे हिसाब से कमोडिटीज में बहुत बॉटम अप होने की ज्यादा जरूरत है, बिकॉज वैल्यूएशन थोड़े स्ट्रेच लग रहे हैं मुझे। ऑफ कोर्स कमोडिटीज में काफी डाइवर्स परफॉर्मेंस देखने को मिलता है एट एनी पॉइंट इन टाइम, बट आई थिंक जैसे आपने कहा, इट्स बीन अ रीजनेबल सेक्युलर रैली ओवर द लास्ट 10-12 डेज। तो मैं ये कहूंगा कि जहां भी स्टॉक्स हाई फ्री फ्लोट वाले हो, उसको अगर आप पोर्टफोलियो में रख रहे हैं फिर भी ठीक है। ऐसी रैली के बाद मेरे हिसाब से लो फ्री फ्लोट के स्टॉक्स जो हैं वो काफी हाई बीटा हो जाते हैं, क्योंकि अगर समझिए कि थोड़े पैसे डलने हैं, एक 3 बायर वो पूरे स्टॉक को 5% 7% से बढ़ा देते हैं, इंस्टीट्यूशनल बायर्स। मैंने एक स्टॉक को एनालाइज किया जिसमें पूरे महीने में सिर्फ एक म्यूचुअल फंड ने उसको स्टॉक को बढ़ाया है, और एक ही वो स्टॉक गया 17% ऊपर, बट एक ही फंड मैनेजर ने उसको 17% ऊपर ले गया पूरी सीरीज में। सो ये क्या हो रहा है कि जो लो फ्री फ्लोट के स्टॉक्स हैं, एक या दो इंसानों के निर्णयों पे निर्भर हो जाती है। सो स्पेशली पीक के वैल्यूज पे हाई फ्री फ्लोट स्टॉक खरीदनी चाहिए, लोअर गिरे हुए वैल्यूज में लो फ्री फ्लोट खरीदना चाहिए। वो रणनीति होगी। सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। जो भी आपके कमोडिटी स्टॉक्स हैं, उसमें ये जरूर ध्यान रखें कि हाई फ्री फ्लोट वाले स्टॉक ही खरीदें, लो फ्री फ्लोट वालों से थोड़ा बच के रहें, स्पेशली आफ्टर द रैली इज ओवर। इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजी फिरोज जी। अच्छा फिरोज जी, हेल्थ केयर स्पेस ने साथ बनाए रखा अभी तक का, आप देख लें फोर्टिस हेल्थ केयर, लॉरस लैब, हम चर्चा भी कर रहे थे शो में, बॉट इंडिया जैसे स्टॉक्स में अच्छी खासी बाइंग देखने को मिल रही है। यहाँ पर आपने एक्सपोजर बढ़ाया है क्या? देखिए, हेल्थ केयर सेक्टर पे मैं थोड़ा बुलिश हूँ। सेक्टोरियल मतलब सेक्युलर बुल रन मिल सकती है। ऑन अ 3 ईयर बेसिस निफ्टी को 4-5% बीट करने की उम्मीद होती है। हम निवेशकों से डील करते हैं, तो ज्यादा ट्रेडरों से डील नहीं करते। तो जो भी सेक्टोरियल कॉल होता है उसमें हम ये बेंचमार्क लगाते हैं, ये पासिंग मार्क लगाते हैं कि निफ्टी को से 3-4% पर एनम कंपाउंड ज्यादा कर सकता है कि नहीं कर सकता है। तो मेरे हिसाब से कर सकता है। निफ्टी फार्मा जो है उसमें 20 स्टॉक है। उसमें एक बहुत अच्छी चीज है कि उसकी जो टोटल इंडेक्स की जो फ्री फ्लोट है वो 46% ही है। वन ऑफ द लीस्ट फ्री फ्लोट सेक्टर फार्मा है। तो अगर रैली हुई नहीं हो तो लो फ्री फ्लोट खरीदें, रैली हो चुकी हो तो हाई फ्री फ्लोट खरीदें। तो वो भी इट स्टैक्स अप बेस्ट, बिकॉज फार्मा ने अभी होल्ड किया है, बट आई थिंक उसकी जो लास्ट ईयर की अर्निंग्स की ग्रोथ थी वो प्राइस में आज भी नहीं दिख रही है, क्योंकि अर्निंग्स की ग्रोथ जो लास्ट ईयर की थी 28.5% की थी। 972 की अर्निंग्स आई है, सॉरी 672 की अर्निंग आई है ऑन अ बेस ऑफ 530 रुपीस ऑड फॉर निफ्टी फार्मा। So I personally think earnings have still not been priced in price. So a good long-term sectorial bet for sure. ओके, बट थैंक्स वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस फिरोज। मैं आपका शुक्रिया नहीं कर रहा हूँ, बट थैंक्स कि एटलीस्ट आपने हमको 60 पॉइंट दिए ऑन निफ्टी, अ स्ट्रॉन्ग रिवर्सल फ्रॉम 25385। अच्छा, मीनवाइल प्रॉफिट लेना इस बाज़ार की एक महत्वपूर्ण चीज़ है फिरोज। आई मीन किसी भी सेक्टर में अगर आप पैसा बना चुके हो, वेल्थ क्रिएट कर चुका हो, तो आपका पार्शियल एग्जिट, फुल एग्जिट, बिट ऑफ प्रॉफिट टेकिंग, ये होना बहुत ज़रूरी है। प्रॉफिट वही जो आ जाए। एक दो स्पेस बहुत अच्छा प्रॉफिट दे रहे हैं। फॉर इंस्टेंस इंश्योरेंस स्पेस, लुक एट HDFC लाइफ, आप SBI लाइफ को देखिए, करियर हाई पे ट्रेड करते हुए। यहाँ पर आपका व्यू क्या है इस वक्त इंश्योरेंस बास्केट, और इनफैक्ट इंश्योरेंस, आप हेल्थ केयर में जाइए, हॉस्पिटल स्टॉक्स को देखिए, क्या वेल्थ क्रिएट किए उन्होंने। यहाँ पे अभी अभी ट्यून्ड रहें या फिर कुछ बुक करना चाहिए अभी? मेरे हिसाब से बुक करना चाहिए। जैसे आपने कहा, जो प्रॉफिट आ जाए वही सच्चा है। बहुत अच्छा लाइन है वीरू साहब। आई पर्सनली थिंक, आई कंप्लीटली कनका। फाइनेंशियल सर्विसेज को हम अगर 4 हिस्सों में बांटते हैं, एक होता है लेंडिंग, दूसरा होता है सेविंग्स, दूसरा होता है इंश्योरेंस, और दूसरा होते हैं बैंक्स। बैंक्स को लेंडिंग में भी गिन सकते हैं। तो इसको अगर मैं देखूं तो आज की डेट में इंश्योरेंस सेक्टर में से थोड़ा प्रॉफिट बुक करके सेविंग सेक्टर में जाना, सेविंग सेक्टर वो माना जाएगा एएमसीज और वेल्थ मैनेजमेंट आउटफिट्स। मैं थोड़ा बुलिश हूँ। ऑफ कोर्स मैं एक वेल्थ मैनेजमेंट आउटफिट हूँ, सो यू हैव टू टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। बट आई एम हैविंग सेड व्हिच, देखिए आज कैपिटल मार्केट, अगर आपको फाइनेंशियल सर्विसेज में रहना है तो कैपिटल मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपिटल मार्केट के जो सेविंग बिजनेसेस हैं, जो म्यूचुअल फंड्स हैं, वेल्थ मैनेजर्स हैं और पेरिफेरल बिजनेसेस हैं, उसमें इन्वेस्टेड रहना मेरे हिसाब से अनिवार्य है। क्योंकि निफ्टी में आज एक भी कंपनी नहीं है जो कैपिटल मार्केट्स के आधार पे वो हो। निफ्टी में आईटी का 7% का वेट, 11% का वेट है, फार्मा का वेट है, सबका वेट है। इंडिया अगर फाइनेंशियलाइजेशन से जा रही है तो ऐसा हो नहीं सकता कि 3-4 साल बाद ऑल द एक्सचेंज स्टॉक्स, द इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर, द डिपॉजिटरीज, उनकी निफ्टी में शामिल होना
मेरे हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट है और होगा ही, दैट्स निश्चित। सो उसमें अगर एक्सपोजर लेंगे तो जब वो निफ्टी में जाते हैं तो 8 लाख करोड़ का इंडेक्स का पैसा है, ईपीएफओ का लार्जली। जब वो इंडेक्स में आता है, जोमेटो की स्टोरी देख लीजिए, उसमें इतने सारे शेयरों का परचेज इसीलिए हुआ क्योंकि वो निफ्टी में आ गया। तो वो इफ यू वांट टू प्ले दैट कार्ड, तो फाइनेंशियल सर्विसेज में ही, फ्रॉम इंश्योरेंस इफ यू मूव टू सेविंग्स, और फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें एक्सचेंजेस आती हैं, डिपॉजिटरीज आती हैं, और दैट विल बी अ गुड 2-3 ईयर प्ले। हम्म गावस्कर की लाइन है ना, वो जो आ जाए वो अपना है, बाकी सब सपना है। उसी तर्ज पे आपने भी कहा फिरोज जी। अच्छा फिरोज जी, जो स्पेस है जिसमें काफ़ी टसल देखने को मिल रही है पेंट स्पेस में, ग्रासिम इंडस्ट्रीज़ ने एशियन पेंट्स पर आरोप लगाए कि अपनी मजबूत पोजीशन का, लीडरशिप पोजीशन का वो गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। अभी तो मामला चल रहा है सीसीआई के पास, लेकिन ये साफ दर्शाता है कि कंपटीशन तो काफ़ी है स्पेस में। आपकी क्या राय होगी? अभी स्पेस को आप वेट एंड वॉच के मोड पे रखा है आपने, या फिर एक्सपोजर बढ़ा रहे हैं? श्रेया जी, मेरी इस सेक्टर में अंडरस्टैंडिंग बहुत कम है, तो आई वुड नॉट वांट टू सेकंड गेस, सो आई विल गिव दिस क्वेश्चन अ पास, बिकॉज अंडरस्टैंडिंग कम है। मैंने ना तो उसकी पूरी डिमांड एंड सप्लाई देखी। प्राइस, एक शेयर का प्राइस सिर्फ फंडामेंटल्स नहीं होता, फंडामेंटल्स पैन आउट करते हैं 2-3 साल में। तो उसके लिए उसकी डिमांड सप्लाई, उसकी ओनरशिप, उनकी कैप टेबल की एनालिसिस, हम दो एल्गो चलाते हैं, वो मैंने चलाए नहीं है इस पे, सो आई वुड refrain फ्रॉम कमेंटिंग ऑन कोई दिस। बात नहीं फिरोज जी, मेरे सवाल मेरे पास काफ़ी है, अब पूछने बैठूंगी तो सुबह भी हो जाएगी। एक आखिरी सवाल मेरी तरफ से रियल्टी स्पेस पर है। मार्केट की रैली में इसने पार्टिसिपेट किया नहीं पिछले हफ्ते जो हमने रैली देखी थी, और अभी भी काफ़ी स्पेस पेन में लग रहा है। यहाँ पर आपकी राय क्या होगी? मेरी राय राय अगर ऑफ कोर्स थोड़ी लॉन्ग टर्म राय होगी, 1.5 से 2 साल में ये सेक्टर में मैं काफी बुलिश हूँ। ऑफ कोर्स ये इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव है, इट्स ऑब्वियस, बट आई थिंक द काइंड ऑफ लिक्विडिटी इंडिया में जो आने वाली है, आई थिंक उसमें स्पेशली ऑफ कोर्स अफोर्डेबल हाउसिंग में अब कोई बिल्डर रहा नहीं, क्योंकि अफोर्डेबल हाउसिंग का भी डेफिनेशन चेंज नहीं किया है गवर्नमेंट ने 2017 से, 2016-17 से। सो पॉइंट, आई एम बुलिश ऑन दिस स्पेस फ्रॉम अ 1.5 to 2 year perspective. अच्छा फिरोज, आईटी पर क्या कर रहे हैं? आई मीन कितनी इंटरेस्टिंग बात कल फेड ने कही, फेड चेयरपर्सन ने, कि अगर आप, जो ट्रम्प की तरफ उन्होंने इशारा किया कि अगर आपने ये रायता नहीं फैलाया होता ना टैरिफ्स का, तो शायद अब तक हम रेट काट चुके होते। अब यूएस में ये रायता कब तक सिमटेगा, कब तक, अगर आप देखें, सारी डील्स हो जाएंगी, एग्जैक्टली टैरिफ रेट्स क्या हैं, कितना वो इन्फ्लेशन पर प्रेशर डालेंगे, उसका सेंस मिलेगा अभी। लेकिन जिस प्रकार से हमारा आईटी इस वक्त बिहेव कर रहा है, स्पेशली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक्शन मिड कैप आईटी में, आपका आईटी पर रुझान क्या है इस वक्त, व्यू क्या है? आई थिंक मिड कैप आईटी विल बी द स्पेस, मेरा भी यही मानना है। निफ्टी आईटी में जो आप फ्लैश कर रहे हैं उसमें 10 स्टॉक्स हैं, और उनकी उनकी भी अगर आप अर्निंग्स देखें, लास्ट ईयर 10.7% की अर्निंग्स ग्रोथ आई है। सो आई थिंक मिड कैप आईटी में बुलिश रहना आई थिंक इज सेंसिबल, और आई थिंक निफ्टी आईटी के जो लार्ज स्टॉक्स हैं वो काफी एजाइल होंगे। यूएस से जो स्पिल ओवर आएगा, मेरे हिसाब से ट्रेड डील थोड़ी ज्यादा ओवर हाइप्ड है। आई थिंक वो फ्रॉम एन इंडिया स्टैंड पॉइंट, ऑफ कोर्स इट कैन ओनली बी अ पॉजिटिव। थोड़ी मिनी डील ऑलमोस्ट साइन हो रही है। 2.5% हमारा जीडीपी है एज एन एक्सपोर्ट, और उसको 500 बिलियन पे पहुंचाने की चेष्टा है बाय 2030 फ्रॉम द ट्रेड एग्रीमेंट पर्सपेक्टिव। बट आई थिंक सबसे बड़ा, जैसे आपने फेड की मेंशन की, तो मैं फेड की बैलेंस शीट एनालाइज कर रहा था, उसमें 6.5 साल के बॉन्ड्स हैं। सबसे बड़ा रिस्क फ्रॉम यूएस टू इंडिया और एनी इमर्जिंग मार्केट कम्स फ्रॉम क्यूटी, कैसे की जाएगी, क्वांटिटेटिव टेपरिंग कैसे की जाएगी। क्वांटिटेटिव ईजिंग इज रूल्ड आउट बिकॉज इन लास्ट टाइम इन्फ्लेशन काबू में था, तब क्यूई की थी। तो ये अगर होल्ड टू मैच्योरिटी करती है फेड अपने बॉन्ड पोर्टफोलियो को, तो 6.5 साल में उनकी बैलेंस शीट आधी होती है। अगर ये करती है तो कोई रिस्क नहीं है। अगर वो क्यूटी करती है फिजिकली बॉन्ड्स बेच के, तो एक रिस्क आता है इंडियन मार्केट्स में। ट्रेड डील में जो भी गिरावट आती है उस वो बाइंग अपॉर्चुनिटी मैं मानूंगा, क्योंकि 14 लाख 14.5 लाख करोड़ डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने खरीदा है 4.25 साल में। उसी 4.25 साल में एफआईआई ने जीरो खरीदा है। अगले 10 साल में मेरी ये उम्मीद है, यू कैन मार्क माई वर्ड्स ऑन दिस वन, 50 लाख करोड़ डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस डालेंगे इंडियन कैपिटल मार्केट में। पेपर की कमी होगी, कैपिटल की नहीं। गुड पॉइंट है। फिरोज, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, और सभी